हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या संविधान संशोधन। आज का बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये संविधान संशोधन, संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। संविधान संशोधन की अगर हम बात करें या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, जो अंडर आर्टिकल 368 368 के अंतर्गत दिया गया है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 में है, तो भाग 20 और आर्टिकल या अनुच्छेद की बात करें अगर हम, तो 368 या 368। अब इसमें संविधान संशोधन की दो बातें हैं। सबसे पहली बात तो क्या है, संविधान संशोधन की शक्ति, पावर ऑफ अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान संशोधन की शक्ति, ये पहला पॉइंट है। और दूसरा है संविधान संशोधन प्रक्रिया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस। तो आप देख रहे हैं यहां पर कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या संविधान संशोधन के इस चैप्टर या इस पार्ट में जो सिर्फ एक आर्टिकल पर बेस्ड है, आर्टिकल 368, इस 368 में दो चीजें दी गई हैं। एक संविधान संशोधन की शक्ति और एक है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, प्रोसेस क्या होगी। पावर्स रिलेटेड है किससे, और उसके बाद प्रोसेस क्या है संविधान संशोधन की। ठीक है, तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के आधार पर, संविधान संशोधन के आधार पर किसी भी देश के संविधान को कठोर व लचीला कहा जाता है। किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन को यह कहा जाता है अमेरिका का संविधान बहुत ही कठोर है, भारत का संविधान काफी लचीला है। क्योंकि अमेरिका के संविधान में संशोधन करना कठिन है, भारत के संविधान में संशोधन करना आसान है। तो इसी बेस पर, इसी आधार पर जो है ये बात कही जाती है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी आप जब पूरी प्रक्रिया देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक चीजें शामिल है। कैसे, उस पर सबसे पहले अगर हम देखें संविधान संशोधन की शक्ति, तो यहां आर्टिकल 368 में यह कहा गया है कि संसद, पार्लियामेंट, अब देखिए ये पावर किसको मैक्सिमम दी गई है, पार्लियामेंट को। संसद अपनी संविधायी शक्ति, संविधायी मतलब संविधान में दी गई शक्ति, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मिली है, संविधायी शक्ति, पावर का प्रयोग करते हुए संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के किसी प्रावधान या उपबंध, किसी प्रोविजन, प्रावधान में संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी अनुच्छेद में परिवर्तन कर देना, कुछ चेंज कर देना, ठीक, किसी अनुच्छेद को निरसित कर देना, मतलब कैंसिल कर देना, यह भी तो, किसी अनुच्छेद को जोड़ देना, ये सब क्या है, अमेंडमेंट है। ठीक, तो आप देख रहे हैं बच्चों
कि इस आर्टिकल के अंदर सबसे पहली बात क्या की गई है कि संविधान संशोधन की शक्ति बताई गई है, पावर बताई गई है, और उस पावर के तहत यह कहा गया कि संसद यानी मैक्सिमम पावर्स किसको मिली है? पार्लियामेंट को। अब प्रोसेस क्या है, अभी उस पर आते हैं कि संसद अपनी संवैधानिक शक्ति या कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर है या कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है उसका प्रयोग करते हुए संविधान की किसी भी प्रोविजन, एक आसान भाषा में आपको मैं बता रहा हूं, में संशोधन कर सकती है। अब वो संशोधन कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल और इजी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं, किसी आर्टिकल में कोई परिवर्तन कर देना, किसी भी आर्टिकल में कोई सेक्शन जोड़ के परिवर्तन कर देना, ठीक है, किसी आर्टिकल को कैंसिल या निरसित कर देना, आज संपत्ति का अधिकार 31 नहीं रहा, किसी आर्टिकल को जोड़ देना, 21A जोड़ देना, ठीक है, 48A जोड़ देना, तो वो भी क्या हुआ? अमेंडमेंट कर देना, ठीक है। तो ये मोटे तौर पर यह बात आ रही है कि भारत में संविधान संशोधन की शक्ति किसे प्रदान की गई? पार्लियामेंट को, ठीक। अब उसके और भी स्टेप्स हैं, उस पर हम आगे आएंगे। अगर कहा जाए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को प्रदान की है, ठीक है। अब बात आती है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की प्रोसेस पर चलते हैं। तो प्रोसेस की अगर बात की जाए तो सबसे पहली इस प्रोसेस में पहला स्टेप होता है स्टेप 1। प्रक्रिया क्या है? संविधान संशोधन विधेयक, बहुत आसान भाषा में मैं लेकर चल रहा हूं आपके सामने। ये संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, संसद के, पार्लियामेंट के, संसद के किसी भी सदन में, किसी भी हाउस में, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है या प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होगा, और वो बिल पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा में। और यहां कोई भी शर्त नहीं है कि इसे लोकसभा में करें या राज्यसभा। मैक्सिमम बिल्स, अधिकतर संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत हुए, लेकिन कुछ ऐसे बिल भी रहे जो राज्यसभा में प्रस्तुत हुए। तो सबसे पहला स्टेप तो यह है कि ऐसा बिल दोनों हाउस में कहीं भी प्रस्तुत हो सकता है। अगर ये मनी बिल होता तो ये नहीं होता ना। मनी बिल में क्या है? लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। बट सामान्य विधेयक की तरह यह बिल कहीं भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा में, ठीक है। अब एक प्रश्न यह भी होता है कि क्या यह बिल केवल सरकारी सदस्य प्रस्तुत कर सकते हैं, गैर सरकारी नहीं? कोई भी प्रस्तुत कर सकता है। अमेंडमेंट के लिए बिल कोई भी प्रस्तुत कर सकता है, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट मेंबर हो या गवर्नमेंट मेंबर हो, ठीक है। अब दूसरा स्टेप 2, इस विधेयक को, बिल को दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदन विशेष बहुमत द्वारा पारित करते हैं। विशेष बहुमत द्वारा क्या है? अर्थात उपस्थित जो होता है प्रैक्टिकली, उपस्थित सदस्यों, प्रेजेंट मेंबर्स के 2/3 बहुमत द्वारा, ठीक। प्रेजेंट मेंबर्स के 2/3 बहुमत द्वारा दोनों सदन इसे पारित करते हैं अलग अलग। लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ
लोकसभा ने पास कर दिया, फिर राज्यसभा में भेजा गया, राज्यसभा ने पास कर दिया, तो मान लिया गया दोनों हाउस ने इसे पास कर दिया या पारित कर दिया प्रेजेंट मेंबर के 2/3 मेजॉरिटी के द्वारा। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी। एक हाउस ने पास कर दिया, आपका क्वेश्चन हो सकता है कि लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने नहीं पास किया, वहीं पर विधेयक रुक जाएगा, आगे कुछ नहीं हो सकता। यहां किसी भी प्रकार की कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती है, कोई संयुक्त बैठक नहीं होगी। तो एक हाउस ने पास कर दिया तो दूसरे हाउस का पास करना जरूरी है। अगर दूसरा हाउस पास नहीं करता है तो यहां पर कुछ भी नहीं हो सकता है, जैसा कि सामान्य विधेयक में होता है कि ज्वाइंट सिटिंग ऑफर की जाती है, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक, अब आएगा स्टेप 3। विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर सिग्नेचर के उपरांत के बाद यह संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में, एक्ट के रूप में लागू हो जाएगा, लागू हो जाएगा। ये तीसरा स्टेप होगा कि प्रेसिडेंट इसी आर्टिकल के अंतर्गत सिग्नेचर करेगा और उसके सिग्नेचर के उपरांत ये विधेयक जो था, ये बिल जो था, अब क्या बन गया, एक्ट या अधिनियम बन गया, और अधिनियम के रूप में इसे इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, इसे लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मोटे तौर पर हम देखते हैं कि हमारे इस भाग में, इस पार्ट में, इस पार्ट 12 जो है आर्टिकल 368, इसमें दो चीजें हमें सामने निकलकर दिखाई पड़ रही हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की पावर पार्लियामेंट के पास है और अमेंडमेंट पार्लियामेंट किस प्रकार से करती है। ठीक है, अब हम 368 के अन्य पक्षों पर चलते हैं, अदर एस्पेक्ट्स पर चलते हैं। तो संविधान संशोधन मुख्य रूप से 368 उसके विषय में क्या कह रहा है, इस पर आते हैं। तो देखिए, अब ये पहला पक्ष पता चला। दूसरा पक्ष ये है कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो कितने प्रकार से होता है। क्योंकि पहले पक्ष में आप देख रहे हैं सिर्फ पार्लियामेंट वाला प्रोसेस दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे प्रोविजंस को पार्लियामेंट अकेले अमेंडमेंट कर सकती है। तो इस आर्टिकल के अंतर्गत संविधान संशोधन की दो प्रक्रिया दी गई है, दो प्रोसेस या दो प्रक्रिया दी गई है। ठीक है, और पहली प्रक्रिया क्या है, दो प्रकार से संशोधन होता है। संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, अभी मैंने इसको आपको बताया इसके पहले जो यूनिट में, संसद के विशेष बहुमत यानी 2/3 मेजॉरिटी द्वारा अमेंडमेंट। दूसरी क्या है, संसद के विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों के समर्थन से किया गया संशोधन, अमेंडमेंट। ठीक है, जैसे जीएसटी के लिए किया गया। ठीक, तो अब आपके सामने आया कि हमारे इस आर्टिकल में, इस पार्ट में संविधान संशोधन की दो प्रकार की प्रक्रिया है, दो प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, सामान्यतः 3 प्रकार की बात की जाती है साधारण बहुमत से, लेकिन ऐसा कुछ हमारे 368 में नहीं है।
ठीक है, वो एक अलग कैटेगरी मान ली गई। तो वास्तविक रूप से 368 के अंतर्गत दो प्रकार की प्रक्रिया की बात की गई है। संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। अब ये क्या बहुत आसान नहीं है, अभी आपने जो देखा वही है कि इसके तहत क्या किया जाए कि कहा जाए कि संविधान के, ठीक है, संविधान के अधिकतर भागों में इसी प्रक्रिया के द्वारा, इसी प्रोसेस के द्वारा संशोधन किया जाता है, संशोधन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रस्तावना, प्रियम्बल, नागरिकता, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व। मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं, आदि ETC। ठीक, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में यह कहा गया कि इसकी लिस्ट दी गई कि कौन से पार्ट में इस प्रोसेस के द्वारा अमेंडमेंट किया जाएगा। इसको समझिएगा, इसकी कोई लिस्ट नहीं दी गई है। जब आपको यह कहा जाएगा कि आप ये काम कर सकते हो, इसके अलावा आपकी जो मर्जी, ये काम तो आपको करना ही करना है, इसके अतिरिक्त आपकी जो मर्जी। तो अब इसका मतलब आपको मैं सुबह एक लिस्ट भेजता हूं कि आज आपका ये शेड्यूल है, ये करना है, दिशा अयोध्या ऐप में ये है, दिशा कैरियर इंस्टीट्यूट ऐप में ये करना है, ठीक है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे ये करना है, इस पे ये करना है। उसके अतिरिक्त अब आप फ्री हो, आपकी जो मर्जी वो करो, आपके पास अनलिमिटेड पावर है करने के लिए। इस लिस्ट में आप बंधे हो कि यही करना है आपको, अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हो तो। सेम ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में यह स्पष्ट किया गया कि इन चीजों में, जैसे 7वीं अनुसूची में कोई संशोधन करना है, अभी मैं लिखूंगा तो आपको स्पष्ट होगा कि इन प्रावधानों का संशोधन करने के लिए यह प्रक्रिया आवश्यक है। इसके अतिरिक्त सब संशोधन कहां से होगा? बाई पार्लियामेंट। इस वजह से यही कहा जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मैक्सिमम पार्ट में अमेंडमेंट करने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के। और संसद अपनी इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के अधिकतर भागों को संशोधित कर सकती है, और यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फ्लेक्सिबिलिटी है, यही हमारे संविधान की जो है वो लचीलेपन को दर्शाती है। क्योंकि अगर आप केवल संसद के विशेष बहुमत से कोई संशोधन कर लेते हैं, इसका मतलब यह प्रक्रिया आसान है, यह प्रक्रिया कठिन है। तो यह लचीलापन है कि संविधान के अधिकतर भागों में संसद के अंदर उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत अर्थात विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A जोड़ा गया, अगर 48A जोड़ा गया, अगर हमारी प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष या समाजवादी शब्द जोड़ा गया, तो वो सारी प्रक्रिया इसी से अनुरूप रही होगी। अब अगर हम बात करें कि वो कौन से प्रोविजन हैं जिसके लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो ये प्रक्रिया क्या है आप देख रहे हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि संसद में, लोकसभा में कोई बिल आया, संशोधन विधेयक आया, उसने पास किया, जैसा कि मैंने यहां एग्जाम्पल दिया GST के लिए हुआ 101वां संविधान संशोधन 2016 में। तो लोकसभा में बिल आया, लोकसभा ने पास किया, फिर राज्यसभा ने पास कर दिया, फिर राष्ट्रपति के द्वारा उस साइन करने से पहले उस बिल को सभी राज्यों के पास भेजा जाएगा, सभी राज्यों के पास जाएगा, राज्य विधानमंडल उस बिल को पास करेंगे,
सपोर्ट कर रहे हैं। राज्य विधानमंडल, अब जितने राज्य हैं उसका 1/2 + 1 यानी आधे से अधिक राज्य उस बिल को पास करके रिफ्यूज करके नहीं, पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं, तो वो बिल पास हो गया पूरा और फिर राष्ट्रपति सिग्नेचर के बाद उसे इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे 101वां संविधान संशोधन इसी प्रक्रिया के द्वारा पूरा किया गया था। ठीक है, अब यहां पर इस प्रोसेस के द्वारा कौन कौन सी चीजों में अमेंडमेंट किया जाता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिसमें अमेंडमेंट करने के लिए इस प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। आर्टिकल 54, 55 जो भी हैं उस और आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आर्टिकल है 54 अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन। अगर इसमें कोई अमेंडमेंट करना है तो इसी प्रोसेस से होगा। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, अगर उसके इलेक्शन प्रोसेस में कोई संशोधन करना है, क्योंकि राज्य जुड़े हुए हैं सब। वो आर्टिकल 73 संघ की यूनियन कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना है। 241 में क्या था एक बार देख लेते हैं। संघ शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट, यूनियन टेरिटरी या संघ शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट। ठीक है, तो आप देखिए ये वो आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं जिनमें संशोधन करने के लिए इस प्रक्रिया की आवश्यकता होगी, मतलब आधे से अधिक राज्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। आपके सामने आ रहा है आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, आर्टिकल 73। 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 241 संघ शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। तो ये आर्टिकल हुए, अनुच्छेद हुए। इन अनुच्छेद के बाद अब बात आती है अनुसूची। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मालूम है 12 अनुसूचियां दी गई हैं। 12 अनुसूची में अगर चौथी अनुसूची में कोई संशोधन करना है, 4th शेड्यूल, चौथी अनुसूची में, जिसमें क्या है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, राज्यसभा वाला प्रतिनिधित्व तो यहीं पे है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। ठीक, कोई परिवर्तन करना है, 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल, शक्तियों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसमें कोई भी अमेंडमेंट करना है तो इसी प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। जब जीएसटी का प्रावधान किया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान किया गया, तो सेंट्रल और स्टेट लिस्ट के कई करों को विस्थापित किया गया, हटाया गया। 17 टैक्सेस
दोनों के 17 टैक्सेस को विस्थापित किया गया। इसका मतलब केंद्र के कर भी प्रभावित हुए, राज्य के कर भी प्रभावित हुए। अब उन करों को आप हटा रहे हैं तो राज्य से पूछना, मतलब सीधी सी बात है, राज्य से पूछना, तो वो वितरण, अगर हम केंद्र सूची का विषय राज्य सूची में डाल रहे हैं, राज्य सूची का विषय समवर्ती सूची में डाल रहे हैं, ऐसा कोई भी अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रोसेस के, इसके अतिरिक्त अगर हम न्यायपालिका, ठीक है, या अगर हम उच्च न्यायालय से संबंधित कोई संशोधन कर रहे हैं तो उसमें भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है, यहां आर्टिकल में मैं मिस कर गया, एक आर्टिकल यहां 241 के बाद और है, और वो आर्टिकल है आर्टिकल 368। अगर 368 में कोई संशोधन करना है, ठीक है, 368 के अंतर्गत अगर कोई संशोधन करना है तो इस प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब बिना राज्यों से पूछे इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। स्वयं 368, उसके लिए भी केवल संसद इसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकती, संसद और आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, तब इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। ठीक है, केंद्र राज्य के बीच जो विधायी संबंध है, भाग 11 पार्ट 1, सेंट्रल स्टेट के बीच जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है, उस विधायी संबंध में आर्टिकल 245, 246, ठीक है, उसमें अगर कोई भी अमेंडमेंट करना है तो ये प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। यानी केंद्र और राज्य के, ये भी विधायी संबंध की बात करता है, बट पार्ट 11 की बात मैं कर रहा हूं, उसमें भी कोई अमेंडमेंट करना है तो मोटे तौर पर अगर कहा जाए, ऐसे संशोधन, सामान्य भाषा में समझिएगा, ऐसे संशोधन, इनको देखकर लग रहा है, ऐसे संशोधन जिससे राज्य प्रभावित होता हो, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन जिसमें राज्य शामिल हो, निर्वाचन वगैरह देख लीजिए, जिसमें राज्य शामिल हो, ऐसे अमेंडमेंट करने के लिए इस प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। ठीक है, भारत की न्यायपालिका सिर्फ केंद्र सरकार से नहीं जुड़ी हुई है, राज्य सरकार से भी जुड़ी है। तो अगर न्यायपालिका में कोई संशोधन करना है तो श्योर है यहां पर कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दो अमेंडमेंट की प्रोसेस है। अधिकतर भागों में संशोधन पहली प्रक्रिया के आधार पर होता है, लेकिन कुछ भागों में संशोधन इस प्रक्रिया के आधार पर होता है, और इसीलिए इसे कहते हैं कि हमारा संविधान कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है। फ्लेक्सिबल ज्यादा है क्योंकि अधिकतर प्रावधानों में संशोधन संसद कर सकती है, और लचीलापन के साथ कठोरता भी है क्योंकि कुछ भागों में संशोधन करने के लिए संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। और कठोरता इस बात में भी है, आगे आप चलकर देखेंगे अभी और अगले पक्ष में, कि कुछ ऐसे पार्ट हैं जिसमें हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते, तो ये भी हमारे संविधान की कठोरता है। ठीक है, तो अब अगले पक्ष की ओर चलते हैं हम लोग, और इसके नेक्स्ट एस्पेक्ट्स पर जो इंपॉर्टेंट हैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर हम आते हैं। संविधान संशोधन से संबंधित जो अगला पक्ष है वो है कि हमारे इस आर्टिकल 368 से रिलेटेड अमेंडमेंट की बात आती है। 368 से रिलेटेड अमेंडमेंट या संशोधन की बात आती है, तो अब इसमें जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है संविधान संशोधन से संबंधित संशोधन। आर्टिकल 368 से संबंधित संविधान संशोधन। आर्टिकल 368 से रिलेटेड या 368 से संबंधित संविधान संशोधन। ठीक, तो ये जो है आपके लिए आपके सामने आ रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सबसे पहला संशोधन है
24वां संविधान संशोधन, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 24वां संविधान संशोधन 1971। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये संविधान संशोधन की शक्ति किसको मिली? संसद को। तो संसद ने हमेशा ये प्रयास किया कि इस शक्ति के द्वारा हम अपनी शक्ति को कितना बढ़ा लें, कितनी वृद्धि कर दें, संविधान के उन प्रावधानों को हम और ज्यादा मजबूत बना दें जो हमें शक्ति प्रदान करते हैं। क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक देश में हमेशा विधायिका और न्यायपालिका के बीच टकराव की स्थिति बनती है। विधायिका अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है, न्यायपालिका अपनी शक्तियों का, और जिसके कारण कई बार ऐसा होता है कि दोनों में टकराव होता है। दोनों स्वतंत्र हैं अपने अपने क्षेत्रों में। तो जब दो स्वतंत्र संस्थाएं काम कर रही हों तो टकराव स्वाभाविक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी देश होगा अगर लोकतांत्रिक है तो वहां पर यह स्वाभाविक है। इंडिया में भी ऐसा हुआ, कई ऐसे अवसर आए जब सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन दिया और उसने डिसीजन में अपने को सर्वश्रेष्ठ, अपने को शक्तिशाली प्रतिस्थापित किया कि हमारे पास ये पावर है, हम ये आपका कानून कैंसिल करते हैं, हम आपका ये एक्ट कैंसिल करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप कैंसिल कर रहे हो तो हम आपकी पावर को छीनने की कोशिश करेंगे। ऐसा ही कुछ होता रहा। तो इस अमेंडमेंट के द्वारा 368 में कुछ ऐसे प्रोविजन किए गए जिससे संसद की शक्ति में वृद्धि हो सके, पार्लियामेंट और शक्तिशाली स्वरूप में आ सके। अब उसके लिए सबसे पहला आर्टिकल 368 के पहले पार्ट में अमेंडमेंट करते हुए, फर्स्ट पार्ट में अमेंडमेंट करते हुए यह प्रोविजन किया गया कि संसद संविधान संशोधन करके, संविधान संशोधन के द्वारा किसी भी उपबंध में परिवर्तन कर सकती है। अभी मैंने आपको बताया था, परिवर्तन, चेंज करना, परिवर्तन करना, मॉडिफाई कर सकती है, एडिशन कर सकती है या उसे निश्चित कर सकती है। ठीक है, तो इसके द्वारा पहला किया गया कि संसद संविधान के किसी भी उपबंध यानी प्रावधान में परिवर्तन, चेंज करना, परिवर्धन या मॉडिफाई करना, एडिशन करना और निरसित करना, कैंसिल कर देना, निरसित, ठीक है, तो एबॉलिश कर देना, निश्चित कर सकती है। यह पहला अमेंडमेंट हुआ। पार्लियामेंट ने अपने आप की पावर को और बढ़ाया और उसने कहा हम किसी भी प्रोविजन में, क्योंकि कई ऐसे केसेस सुप्रीम कोर्ट में आ रहे थे, गोलकनाथ का मामला आया कि भाई फंडामेंटल राइट में आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते, यहां नहीं, अब क्योंकि हम उतने विस्तार में यहां पर नहीं जा रहे हैं। फंडामेंटल राइट वर्सेस जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात आती तब वहां पर हम केसेस की चर्चा करते, तो यहां पर उतने विस्तार में, यहां मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि इससे रिलेटेड ये अमेंडमेंट हुआ तो इसके द्वारा क्या प्रोविजन किया गया, और उसी रेफरेंस में कि वो अपने को पावरफुल बना रहा। संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में परिवर्तन कर सकती है, परिवर्धन या एडिशन कर सकती है, और कैंसिल कर सकती है या निश्चित कर सकती है। ठीक है, अब इसके बाद इसी 368 के इस संशोधन के क्रम में जो अगली प्रक्रिया है उस पर आते हैं। भाई ये 368 के तीसरे पार्ट में अमेंडमेंट करते हुए ये स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो भी कार्य हो रहा है, अनुच्छेद 13 368 पे कहीं ना कहीं उससे उसका कोई भी 13 की कोई भी बात जो है इसके ऊपर लागू नहीं होगी। ठीक है, तो दूसरा अमेंडमेंट में क्या किया गया, 368(3) में यह कहा गया कि अनुच्छेद 13 की
या 13 का कोई प्रावधान अनुच्छेद 368 पर लागू नहीं होगा। इसको समझिएगा आप। मैंने जब फंडामेंटल राइट पढ़ाया था, आप में से ज़्यादातर लोगों ने उसको पढ़ा हुआ है और सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला वीडियो भी वही है। तो 368 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर यह कहा गया था अनुच्छेद 13 में कि संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जो हमारे मूल अधिकारों को छीनती है या कम करती है, क्योंकि ऐसी कोई भी विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य घोषित कर दी जाएगी। कौन शून्य करेगा? न्यायालय। तो 13 में यह बात कहेगी कि संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीनती है या कम करती है। और यहां इसको स्पष्ट कर दिया गया कि 13 का कोई प्रावधान अनुच्छेद 368 पर लागू नहीं हो। मतलब अगर संविधान संशोधन किया गया तो उसे 13 के अंतर्गत विधि नहीं माना जाएगा। यह बात मैंने वहां भी स्पष्ट की थी कि 13 के अंतर्गत उसे विधि नहीं माना जाएगा। तो जब वो विधि नहीं माना गया, तो 13 के अंतर्गत उसे विधि नहीं माना गया, तो इसका मतलब वो 368 पर लागू नहीं होगा। मतलब 368 में संशोधन करके ये इससे स्पष्ट होता है कि अगर संसद संविधान संशोधन के द्वारा किसी मूल अधिकार को छीन लेती है तो उसे शून्य घोषित नहीं किया जा सकता, जैसे संपत्ति के अधिकार को छीना गया। ठीक, तो ये स्पष्ट होता है। अब इसके द्वारा अगला क्या होता है उसको हम देखते हैं। तो 368 के अगले पार्ट की अगर हम बात करें, इसके पहले ही है दूसरा पार्ट है वो 368(2). इसमें यह प्रोविजन किया गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देगा। अनुमति विधारित करें, अनुमति करें, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर अनुमति देगा। मतलब सीधी सी बात है कि राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करना बाध्य कर दिया गया। यह बाध्यकारी हो गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति प्रदान करेगा, बाध्यकारी कर दिया गया। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि 24वां संविधान संशोधन 368 के संबंध में कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा संसद की शक्तियों को स्पष्ट किया गया कि संसद इसके संविधान के प्रावधानों में इसके द्वारा क्या कर सकती है। संसद ने अगर ऐसा कुछ किया तो राष्ट्रपति बाध्यकारी है, उसे हस्ताक्षर करना होगा। और अनुच्छेद 13 का जो विशेष प्रावधान है वो इसके ऊपर लागू नहीं होता है, यानी अनुच्छेद 13 भी इस शक्ति को सीमित नहीं कर रहा है। आर्टिकल 13 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, पार्लियामेंट की इस पावर को सीमित नहीं कर रहा। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा संसद की संविधान संशोधन की शक्ति में वृद्धि कर दी गई, उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। ठीक है, आगे अभी इस पर क्या होता है उस पर भी आते हैं, क्योंकि इसी के बाद 1973 में केशवानंद भारती का केस आ गया था, बट केस हम लोग अलग से देखेंगे। अब इससे संबंधित जो अगला संशोधन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, 42वां संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976, ये इंपॉर्टेंट है। 42वां अमेंडमेंट 1976 इंपॉर्टेंट है और उस पर हम बात करते हैं आपसे।
देखिए, इस अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें जो है इसके द्वारा आर्टिकल 368 4 एंड 5 अनुच्छेद 368 4 और 5 के तहत, क्योंकि लड़ाई मूल अधिकारों में संशोधन को लेकर चल रही थी, उसी क्रम में यह सब हो रहा था। 4 और 5 के तहत संसद ने यह निर्धारित कर दिया कि हम संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं और इसे न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। 4 और 5 में, 4 में कहा हम संशोधन कर सकते हैं, 5 में कहा इसे न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब इसका न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। अब ऐसी जरूरत क्यों हुई, ऐसी आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि इससे पहले 1973 में केशवानंद भारती का केस आया था, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे, और उस केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद संविधान के आधारभूत ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती और न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा हम उसे देखेंगे और उसे हम कैंसिल कर देंगे। तो एक प्रकार से संसद की शक्ति को सीमित किया था, हाथ बन गए थे। अब उसी के क्रम में संसद ने इस संशोधन के द्वारा क्या प्रावधान किया, 4 और 5 के तहत संसद संविधान के किसी भी भाग में या किसी भी उपबंध में या किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, अमेंडमेंट या संशोधन कर सकती है। ठीक। दूसरी बात, संविधान संशोधन को न्यायालय में, यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि यह बात तो ऑलरेडी पहले भी कही गई थी, न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। अर्थात न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, पुनरावलोकन की शक्ति समाप्त, इस मामले में, और मामले में नहीं, इस मामले में। ठीक। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा संसद और ज्यादा शक्तिशाली होती है और यह प्रोविजन कर दिया गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप पहले भी कहते थे। ये वाली बात ज्यादा प्रॉब्लम वाली थी कि संविधान संशोधन को न्यायालय में प्रश्नगत, क्वेश्चन मार्क ही नहीं लगाया जा सकता, कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। मतलब किसी भी संविधान संशोधन को हमारी न्यायपालिका उसका रिव्यू नहीं कर सकती, उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती। अब अगर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा तो क्या पता चलेगा क्या सही है क्या गलत? ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये इस अमेंडमेंट के द्वारा किया गया। अब ये 2 अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट थे 368 से संबंधित। अब 368 से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के 2 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसकी चर्चा हम यहां पर करेंगे। ठीक है, 368 से संबंधित मामले, और जिसको हम इस रूप में देख सकते हैं, संविधान संशोधन की सीमा, लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, हमारी संविधान बनाने वालों ने कोई सीमा नहीं निर्धारित की। ठीक, कोई लिमिटेशन नहीं बनाई, बट उन्होंने लिमिटेशन नहीं बनाई तो लिमिटेशन तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर किसी
को असीमित शक्ति दे दी जाएगी, चाहे वो संसद हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे कोई व्यक्ति हो या कोई संस्था हो, अगर किसी को असीमित शक्ति दे दी जाएगी तो उसका वो दुरुपयोग करेगा, उसका दुरुपयोग करेगा। जैसे हिटलर बहुत कट्टर, बहुत ज्यादा, ये माना जाता है हिटलर और मुसोलिनी का नाम किस रूप में लिया जाता, तानाशाह था, बहुत बड़ा तानाशाह था। तो हिटलर की थ्योरी क्या थी, जनता को इतना त्रस्त कर दो, लोग इतना, मतलब इतना तानाशाह था तब भी उस कंट्री के लोग उसको मानते थे। क्यों? कि उसकी थ्योरी क्या थी, जनता को इतना त्रस्त कर दो कि लोग जीने को ही अपना विकास माने, इतना त्रस्त कर दो कि जीने को ही अपना विकास माने। अब सोचो आप, तानाशाह की ये सोच होती है। क्यों? उसको अनलिमिटेड पावर मिल गई। ठीक है, अभी है ना नॉर्थ कोरिया का किम जोंग, वही गोलमोलू, जिसके बारे में तमाम अफवाहें चलती रहती हैं, कभी ऊपर चला गया, कभी नीचे आ गया, फिर पैदा हो गया, उसकी डमी आ गई, सेम वही है ना तानाशाह। तानाशाही में जनता क्या है, हाँ ठीक है हमारा राजा जो कर रहा है सब कुछ सही है, उसके बारे में तमाम बातें। तो ऐसे ही चीजें थी तानाशाहों के बारे में। ठीक है, तो क्योंकि वो असीमित शक्ति प्राप्त कर लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं, अगर ऐसे किसी भी तानाशाह को आप देखिए, इराक में सद्दाम हुसैन, कोई भी तानाशाह व्यक्ति जो है वो असीमित शक्ति प्राप्त करके तानाशाह हुआ और वो जनता पे कहीं ना कहीं गलत तरीके से उसने उसका फायदा उठाया। तो इसलिए असीमित होना खतरनाक है। इसीलिए अब संविधान संशोधन की सीमा तो निर्धारित करनी होगी ना। अब 368 में कह दिया गया, संसद ने संशोधन करके स्पष्ट भी कर दिया, हम जो चाहें वो अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसी स्थिति को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा? अगर कर लिया जाएगा तो फिर संसद तो जो चाहे वो करे, फिर है या नहीं? तो संसदीय सर्वोच्चता स्थापित हो जाएगी। और भारत में किसी एक संस्था की सर्वोच्चता नहीं है। आप अपने क्षेत्र में सर्वोच्च हो सकते हैं, सबके ऊपर सर्वोच्च नहीं हो सकते। और इसीलिए यहां पर इसकी सीमा निर्धारित करने में जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हुआ वो केशवानंद भारती बनाम केशवानंद भारती वर्सेस बनाम केरल राज्य 1973। ये केस है, ये पहला केस है जिसमें इसका सीमांकन किया गया। किसका? संविधान संशोधन की सीमा निर्धारित की गई। कैसे निर्धारित की गई इस पर आते हैं। तो इस केस में 24वें संविधान संशोधन 1971 को चुनौती दी गई। 24th अमेंडमेंट, अभी आपने देखा क्या क्या प्रोविजन हुआ था, उसको चुनौती दी गई। क्या उसमें मेन था? संसद संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन ये कर सकती है। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अब उसका मतलब असीमित शक्ति दे दी गई थी 24वें संविधान संशोधन द्वारा। किसको? संसद को। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप यानी संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु इस शक्ति का प्रयोग करते हुए वो संविधान के मूलभूत ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती, आधारभूत ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती। ठीक है, पार्लियामेंट कैन नॉट बी चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। और व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? एक्सप्लेन बाय सुप्रीम कोर्ट, एक्सप्लेन बाय कोर्ट। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो डिसीजन दिया, उसने संसद की शक्ति को, कौन सी शक्ति? संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित किया। और किसे शक्ति प्रदान कर दी इस मामले में चेक एंड बैलेंस की? न्यायालय को न्यायालय को प्रदान कर दी। और इसीलिए अभी मैंने आपको बताया कि 42वें संशोधन द्वारा संसद ने फिर कहा भाई आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते, सॉरी आप
न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकते, हम आपकी जुडिशियल पावर रिव्यू की पावर ही छीन लेते हैं, क्योंकि लग गया कि यार इस पावर से तो ये हमारे जब देखो तब रोक टोक करेंगे। तो इस मामले में मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो क्या हुआ, संसद संविधान के, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, संविधान के किसी भी भाग में, ये मैं बहुत सरल शब्दों में आपको बता रहा हूं, संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान संशोधन के द्वारा वह संविधान के, अब इसको आप समझिएगा, संविधान के मूलभूत या आधारभूत बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचे को नहीं परिवर्तित कर सकती, नहीं परिवर्तित कर सकती। ठीक है, आधारभूत ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती या नहीं परिवर्तित कर सकती। तो अगर ये पूछा, आपसे कोई पूछे कि संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित किसने किया, सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायालय ने सीमित किया। ठीक है, किस सिद्धांत, किस प्रिंसिपल, किस थ्योरी के द्वारा, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके द्वारा इन्होंने कहा संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट वो संविधान संशोधन के द्वारा, मतलब 368 के द्वारा, वो आधारभूत ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती। अब व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन्ड बाय मी, सुप्रीम कोर्ट ये एक्सप्लेन करेगा व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि ये तो संविधान में कहीं बताया ही नहीं गया कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है। ये तो संविधान में कहीं नहीं कहा गया ना, ये मूलभूत ढांचा, ये आधारभूत ढांचा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस में आधारभूत ढांचा किसको किसको माना है, इसको अगर हम देखें तो संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम, इसको आधारभूत ढांचा माना। न्यायिक स्वतंत्रता, जुडिशियल फ्रीडम, आधारभूत ढांचा माना। सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, इसको आधारभूत ढांचा माना। लोग फालतू की अफवाहें फैलाते रहते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं हो सकता। बेसिक स्ट्रक्चर मान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो कोई भी यहां पर धर्म के आधार पर कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, वो हमारे मूलभूत संविधान के तत्व में है ही नहीं है। जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21, ये हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा माना गया। ठीक है, तो ऐसे समय समय पर अलग अलग केसेस के अंतर्गत ऐसी तमाम चीजों को आधारभूत ढांचा माना गया है, और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई अमेंडमेंट होता है तो उसे निरसित या कैंसिल या शून्य घोषित किया जा सकता है। अभी आगे उसका एग्जाम्पल भी आएगा आपके सामने। अब जब यह डिसीजन दे दिया और यह हो गया कि आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के आधार पर संसद के संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित कर दिया गया, अब ऐसे में संसद को लगा कि हमारी शक्ति तो छीन रहे हैं, ये क्यों सीमित कर रहे हैं। 42वां संशोधन जो अभी मैंने बताया था, उसके द्वारा आपने देखा कि एक प्रावधान कर दिया कि आप किसी संविधान संशोधन को का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान संशोधन आपके सामने प्रश्नगत होगा ही नहीं। इसके बाद यानी 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में। तो अगला केस आया मिनर्वा मिल्स बनाम, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, 1980।
मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। ये केस आया 42वें संशोधन के बाद। ये दूसरा इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या किया, इससे पहले बताएं। इस केस में 42वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई, जिसमें वो प्रावधान था, ठीक है, कि संसद कोई भी संशोधन करे और देन उसको न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां थी। तो उसको न्यायालय में 42वें संशोधन को चुनौती दी गई, जिसके बाद इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का आधारभूत ढांचा है, मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत ढांचा है। अतः 42वें संविधान संशोधन का वह प्रावधान निरसित किया जाता है, या शून्य घोषित किया जाता है, शून्य घोषित किया जाता है, जिसमें उसने यह प्रावधान किया था कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। ठीक, अब देखिए, आप शून्य घोषित कर दिया, 42वें संशोधन को नहीं शून्य घोषित किया, 42वें संशोधन के उस प्रावधान को शून्य घोषित कर दिया जिसमें उसने यह प्रावधान किया था कि 368 के अंतर्गत संशोधन को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया, जो केशवानंद भारती के मामले में आधारभूत ढांचे का सिद्धांत आया था, उसे और स्पष्ट कर दिया कि ये बताकर कि न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इसे आप हमसे छीन नहीं सकते। इसलिए आपका जो ये 368 में आपने जो अमेंडमेंट किया है कि इसे प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, इस अमेंडमेंट को हम शून्य घोषित कर रहे हैं, कैंसिल घोषित कर रहे हैं। और वर्तमान स्थिति यह है, अब वर्तमान स्थिति यह है कि न्यायपालिका ने संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को इन दो केसेस के द्वारा सीमित कर दिया। ठीक है, और अब इसके बाद अगर हम कहें कि संविधान संशोधन में जो वर्तमान स्थिति है वो ये है कि संसद को संविधान संशोधन की असीमित शक्ति नहीं है। संसद को संविधान संशोधन की शक्ति है परंतु सीमित है। किसने किया? किसने किया? सर्वोच्च न्यायालय ने। किसके द्वारा? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के आधारभूत ढांचे के द्वारा। आज अगर हम फाइनली ये कहें कि संसद को संविधान संशोधन के मामले में शक्ति बिल्कुल प्राप्त है, ठीक है, तो हम फिर से अगर आज कहें अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकतर प्रावधानों में संशोधन संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत अर्थात उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा कर सकते हैं।
कुछ प्रावधानों में मैंने एग्जाम्पल दिया, संशोधन करने के लिए, कुछ प्रावधानों में संशोधन करने के लिए संसद का 2/3 बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। ठीक, संसद की संविधान संशोधन की शक्ति सीमित है। किस आधार पर? आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के आधार पर। मतलब संसद संविधान में ऐसा कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है जिसके द्वारा संविधान का आधारभूत ढांचा परिवर्तित होता। ठीक है, अब यहां पर मैंने आपको बहुत ही सरल शब्दों में संविधान संशोधन अर्थात अनुच्छेद 368 के प्रावधानों और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को बताने का प्रयास किया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों जो समझने वाली चीजें थी वो आज आपके सामने डिस्कस हुई हैं। रही बात तथ्यात्मक की, फैक्चुअल चीजों की, जैसे फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की लिस्ट है उसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सारे अमेंडमेंट जो भी 1 से लेकर अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं उसका पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जो आप इसके नोट्स के साथ अटैच कर लेना या आप अपनी जो है लैंग्वेज में उसको लिख लेना। लिखने में ज़्यादा बेटर होगा आपको। ठीक है, अगर आप नोट्स को लिखते हैं तो उसके साथ वो आपका 2-3 तरह से फायदा हो जाता है। ठीक है, तो अभी बच्चों आज इतना ही। आप आशा है कि इस लॉकडाउन के दौरान अपनी तैयारी के क्रम को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। देखिए अब बच्चों के एग्जाम्स के शेड्यूल आने शुरू हो गए, इसका मतलब अब आपको भी एग्जाम्स के लिए तैयार हो जाना है और अब आपके भी एग्जाम्स की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, क्योंकि अब एसएससी ने क्लियर भी कर दिया है कि 1 जून से हम अपने अगले शेड्यूल को जारी कर देंगे, चाहे वो सीएचएसएल के बचे हुए एग्जाम हैं, सीजीएल का मेंस है या यूपी गवर्नमेंट के जो प्रोसेस अगले एग्जाम्स की होंगी। ठीक है, तो हर एक चीज को बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। अभी टीचर्स का मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि भाई इसका मतलब कि अब जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो हर एक प्रोसेस में चाहे आप जब तैयार होगे तभी आपको उसका फायदा मिलेगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि आने वाले समय में आपको एग्जाम के लिए तैयार रहना है, आपको तैयारी इसी क्रम में अपनी करनी है, एग्जाम के लिए आपको हमेशा प्रिपेयर रहना है। ठीक है, तो अभी कुछ मिसलेनियस इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम एक और लेक्चर में आपसे मिलेंगे पॉलिटी के अंतर्गत। ठीक है, थैंक यू बच्चों, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।